Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. सबको मेरी आवाज साफ साफ क्लियर आ रही है? अमन, अर्पित, प्रियांशी, रोशनी, सांची, सूरत, सबको साफ साफ आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, हम प्रीवियस क्लास का रिपीट कर देते हैं। हम लोगों ने ये जाना था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो हमने ये कहा था, ये एक ऐसा वेव है जो अपने प्रोपेगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट को भी साथ में लेके चलता है। मतलब ये है कि मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में तीन बातें हैं। एक था कि ये डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ, मेरे साथ साथ बनाना शुरू कीजिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। जब ये प्रोपेगेट होगा इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। ये सब एक दूसरे के क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, जल्दी बताइए। परपेंडिकुलर। बहुत बेहतर। अब ये क्वेश्चन होगा कि सर इसका डेली लाइफ में कैसे हम, ये हमको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के डेली लाइफ में इसके एप्लीकेशन पर। तो मैं इसको आज समझा देता हूँ आपको कि आपको और अच्छे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फीलिंग आ जाए। फीलिंग कल ये बना लिया आप लोगों ने, तो बताइए। लिख लिया सारे लोगों ने? Yes, sir. गुड, वेरी। अब देखिए, अच्छा, मैंने आपको कहा था कि कोई अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एग्जाम्पल तो आपको लिखाए जाएंगे अभी, लेकिन आपने कभी टीवी को ऑन किया है ना, रिमोट से ऑन करते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या नहीं? टीवी बता सकते, हाँ। वो क्या है, वो भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। आप जो मोबाइल है, टावर से रेज निकलती हैं, वो स्ट्राइक करती है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जिस स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा अब तक कि लाइट जब ट्रेवल करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, उसको आप इस तरह समझें। डेली लाइफ में क्यों कहा जाता है कि आप एक्सेस मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्यों कहा जाता है कि एक्सेस टीवी के सामने ना बैठे, क्यों कहा जाता है एक्सेस कंप्यूटर के सामने ना बैठे, उसकी वजह यही तो है कि हमारी बॉडी एक पार्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को ही बर्दाश्त कर सकती है। अगर एक्सेस हो जाएगा तो हमारे बॉडी के अंदर एबनॉर्मल एक्टिविटीज आ जाएंगी और वो हमारे लिए हानिकारक होंगी। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? अमन, अर्पित, कशिश, प्रियांशी, सब लोग बताइए। Yes, sir. जिनको, हाँ यही है, जिनको प्रीवियस क्लास में ये नहीं समझ में आ रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का क्या कंसेप्ट है, ये समझ लें आप अच्छे से। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे लिए हानिकारक होती हैं। उसकी वजह यही है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वजह से। ये सारी, जैसे आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। कभी एग्जाम्पल दिया भी जाए तो सबको समझ में आया, थोड़ी सी फीलिंग आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, जल्दी बताइए, हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। सांची, आपको समझ में आया? प्रियांशी, आपको आया कि नहीं, जल्दी बताइए। तो ये हार्मफुल कैसे है? तो हार्मफुल क्यों नहीं है? आप, अरे मोबाइल का एक्सेस यूज करना, गर्म हो जाता, वो रेज आपको नहीं है, सर में दर्द नहीं होता है, हार्मफुल नहीं है? अरे बोलिए, हाँ या ना? क्यों नहीं हार्मफुल है? एक्स रेज, गामा रेज,
गामा रेज हार्मफुल नहीं है, आपकी बॉडी को गला देगा। अल्ट्रावायलेट रेज के सामने आप 2 घंटा बैठ सकती हैं? बोलिए। सन रेज के सामने आप 3 घंटा चिलचिलाती धूप में बैठ सकती हैं आप? सांची। फिर आजकल हम लोग इतने बीमार क्यों पड़ते हैं? उसकी वजह यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम लोग शॉर्टकट लाइफ के चक्कर में खाना गर्म करना है तो चूल्हे पर गर्म नहीं करते, गैस चूल्हा पर जल्दी से माइक्रो ओवन का इस्तेमाल करते हैं। ये सब हम लोग प्लास्टिक के बाहर जाते हैं होटल वगैरह में, खाना गर्म को प्लास्टिक के बर्तन में कर दे, वो सब रेडिएशन इमिट्स करते हैं। वो सब लेस या ज्यादा हार्मफुल हैं, ये बात मानिए। इसलिए आज लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं। कैंसर बहुत ज्यादा आम अब हो गया पूरे हिंदुस्तान में। हाँ या ना सारे लोग बोलिए, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस Yes. आप 5G आ रहा है, याद रखिए मोबाइल में 5G टावर आ गया है, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। 3G 4G का 5G जो आने लगा है वो तो और खतरनाक है। आप खुद आप देखिए, ऑनलाइन पढ़ते हैं आप 3 घंटा 4 घंटा देखिए, आपके सर में परेशान हो जाते होंगे। समझ में बात में आ रही है कि नहीं? बहुत लगातार ऑनलाइन क्लास में भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, मैं झूठ फ्री में बोल रहा हूँ। यस, उसकी वजह यही है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट की वजह से। कहेगा कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? उसकी ही वजह से, उसकी एक पार्टिकुलर वैल्यू, हमारी बॉडी उसकी पार्टिकुलर वैल्यू को ही बर्दाश्त कर सकती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक बात सबको अच्छे से समझ में आ गई? यस सर, आ गया। ठीक। पिछली क्लास में मैंने आपको लिखवा दिया था कि अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। देखिए नोट्स में लिखा हुआ है कि नहीं? सारे लोग बताइए। Yes, sir. यस सर। दूसरी बात मैंने लिखवाई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है लाइट। ये भी लिखवाया था। हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेरी गुड। जब वेव है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। देखिए टॉपिक डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। प्रियांशी आप बोलती रहिएगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रियांशी। यस सर। हाँ, अब सुनिए। जहां पर भी वेव होगा 4 बातें याद रखिए। उसके अंदर वेवलेंथ होगा, ये 9th में पढ़ा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेव नंबर होगा, वेलोसिटी होगा, एम्पलीट्यूड। ये पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल को डिफाइन करेंगे। नंबर 1 लिखिए, वेवलेंथ। याद रखिए जहां पर भी वेव होगा, चाहे वो कोई भी वेव हो, ट्रांसवर्स वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, साउंड वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कोई भी वेव हो, उसके साथ होगा। तो वेवलेंथ की डिफिनेशन सारे लोग लिखिए। द डिस्टेंस बिटवीन टू, ये सब आपको मालूम भी होगा शायद, टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ is called wavelength, lambda। जैसे ये एक वेव हो गया, ये एक वेव हो गया। तो क्रेस्ट समझते हैं ना आप लोग, सब लोग? Yes, sir. हाँ, ये क्रेस्ट है, ये डिस्टेंस, समझा? वेवलेंथ की लेंथ अगर ज्यादा है तो समझ जाइए कि वेव की लेंथ ज्यादा है, तो समझिए कि वेवलेंथ भी ज्यादा है। डिस्टेंस की बात करेगा ये, डिस्टेंस बिटवीन। क्या लिखा है? हाँ बोलिए बोलिए रोशनी। What have you written after crest? हाँ हाँ, क्रेस्ट, हाँ, बॉटम लाइन को ट्रफ कहते हैं, ट्रफ, TROUGH। Okay, sir. Has everyone noted down? Yes, sir. Yes sir. मुझे उम्मीद है इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। थैंक यू। चलिए अब आइए इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। जैसे डेली लाइफ में
डिस्टेंस की यूनिट मीटर सेंटीमीटर होती है, लेकिन वेवलेंथ को मीटर सेंटीमीटर में हम नहीं लिख सकते। उसकी वजह है क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उसकी वेलोसिटी 3 × 10⁸ होती है। वेलोसिटी इतनी फास्ट होती है कि डिस्टेंस बहुत ही कम होगा। तो मैं लिख के समझाता हूँ। पहला, A⁴ को पूरी केमिस्ट्री में हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। मैं स्प्लिंग के साथ भी लिखता हूँ एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो वेवलेंथ को हम डिस्टेंस के फॉर्म में हम मीटर, देखिए बहुत ही कम है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना, बहुत ही कम है कि नहीं। हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, तो इसलिए वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। इसको आप सेंटीमीटर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आप मीटर के फॉर्म में याद रखिए, बाद में आप सेंटीमीटर में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। वेवलेंथ की दूसरी यूनिट है पिकोमीटर। ये सब न्यूमेरिकल में आएगा, सब याद रखना है। 10⁻⁻12 मीटर, 12 मीटर या नहीं तो -10 सेंटीमीटर। 1 nm को कहते हैं नैनोमीटर। 10⁻⁻9 मीटर। सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो -7 सेंटीमीटर। 1 μm माइक्रोमीटर। ये सब आपको न्यूमेरिकल में आएगा, -6 मीटर, सेंटीमीटर में -4 सेंटीमीटर। Written. Okay. Has everyone noted down this slide? आगे बढ़ें। Yes, sir. चलो, अब आइए दूसरा इसका वेवलेंथ जहां भी हो, वेव जहां भी होगा वहां उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रीक्वेंसी। तो आप लिखिए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। जैसे मैं मिसाल के तौर पर समझाता हूँ, जैसे मैं 2 डायग्राम बनाता हूँ आपको। ये आपके पास है, बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ वेव ज्यादा बन रहे हैं कि कम बन रहे हैं, जल्दी बताइए। ज्यादा बन रहे हैं। अब बताइए, अब वेव ज्यादा बन रहे हैं कि कम बन रहे हैं? कम। देखिए वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम है लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए कहते हैं कि वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। दोनों में फ्रीक्वेंसी को ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, म्यू से डिनोट है, तो याद रखिए यही है नंबर ऑफ वेव। एक पॉइंट को कितने नंबर ऑफ वेव क्रॉस किए पर यूनिट टाइम में, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है। यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/3। आपने 9th में पढ़ा होगा। Excuse me, sir. हाँ बताइए साक्षी। सर उसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ ज्यादा है या वेवलेंथ की जो लेंथ? नंबर ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ वेव। तो नंबर ऑफ वेव, खुद सोचिए, नंबर ऑफ वेव ज्यादा होगा तो लेंथ भी तो कम हो जाएगा ना। खुद सोचिए, डिस्टेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगा। यहाँ डिस्टेंस कम है तो देखिए वेव ज्यादा है। यहाँ से देखिए पूरा नंबर ऑफ वेव ज्यादा हो रहा है इस वाले लेंथ में। यहाँ 1 और 2 ही वेव है। यहाँ से यहाँ तक देखिए मैंने लेंथ पूरा बताइए, यहाँ पूरा लेंथ सेम है ना। देखिए 1 2 बहुत सारे वेव आ रहे हैं, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा इस वेव की। आया समझ में साथी? इसलिए कहा जाता है वेवलेंथ ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। ओके साथी, यही पूछ रही थी, क्या कोई डाउट है आपको? यस। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes.
तीसरा टर्म्स आइए वेव नंबर। इसको फ्रीक्वेंसी की तरह डिनोट करते हैं, उस पर बार लगा देते हैं, न्यू बार। अच्छा, आप सारे लोग अभी लिखिएगा नहीं, प्लीज इसका आंसर दीजिए। ये पूरा एक वेव हुआ, देखते रहिएगा। फिर यहाँ से ये दो वेव हुआ। तो बताइए, अगर ये लेंथ हमने 1 मीटर मान लिया तो बात बताइए 1 मीटर में कितने वेव हैं? जल्दी बताइए, सारे 3 है। तो यहाँ पर हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो वेव नंबर 3, मतलब वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में फर्क समझिए। वेव नंबर कहते हैं नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ, एक पार्टिकुलर लेंथ में कितना है। यहाँ कहते हैं पर सेकंड में जितना वेव क्रॉस करेगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, और पर यूनिट लेंथ में जितने वेव आएंगे उसको वेव नंबर कहेंगे। समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे। Yes, sir. हाँ, Yes. डिफिनेशन तो आप भी पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा इस तरह समझाने में आपको ज्यादा समझ में आया होगा कि इस एक पर्टिकुलर यूनिट में 3 वेव आए। समझा? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट में। पहले लिखिए, तो इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं पर यूनिट में। डिफाइन है तो इसका है, तो आप इस तरह समझा दीजिएगा। एक पार्टिकुलर लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव आए उसी को वेव नंबर कहते हैं। Sir, written. ठीक है। अच्छा, आप अपने से फार्मूला बनाइएगा, सारे लोग सुनिए। फ्रीक्वेंसी की डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर सेकंड, तो 1/t लिखा। आप अपने लॉजिक से फार्मूला बनाइए, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, वेव को लेंथ के फॉर्म में जो मेजर करते हैं तो उसको हम कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं? जल्दी बताइए, लेंथ के फॉर्म में कौन सी? हाँ बोलिए बोलिए। यस यस, तो वेव नंबर को क्या कह देंगे? 1/λ। समझ में आया? हेलो एवरीवन, देखिए यहाँ पर यूनिट पर सेकंड तो 1/t, पर यूनिट लेंथ तो 1/λ। समझ में आया, हाँ या ना? याद रहने वाला। अरे कोई बोल ही नहीं रहा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके ओके ओके। अमन अमन, आपको आ रहा है कि नहीं? बताते रहिएगा, आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ ठीक। तो डिफाइन एज नंबर ऑफ वेव पर यूनिट लेंथ। लेंथ में कितना वेव तो 1/λ कर देंगे। पर सेकंड में कितना वेव, उसको फ्रीक्वेंसी कह देंगे 1/t। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. इसकी यूनिट लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेमडा की जो यूनिट सेंटीमीटर होगी ये पर सेंटीमीटर हो जाएगी, लेमडा मीटर में होगा तो पर मीटर हो जाएगा। तो यूनिट याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप बन जाएगा। चलिए है। अब आइए तीसरी कैरेक्टरिस्टिक, जहां वेव होगा, वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, वेव नंबर होगा। तीसरी आइए, चौथी। श्रेष्ठा आ रहा समझ में? वेलोसिटी ऑफ वेव, मेरे साथ साथ लिखिए, द डिस्टेंस traveled by wave per second is called velocity। पहले लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला हम लोग अपने से ड्राइव करेंगे। Sir, written. अच्छा, फिर वही बात, वेव में डिस्टेंस को जिस कैरेक्टरिस्टिक से हम मेजर करते हैं उसको क्या नाम कहते हैं? अभी एक स्टूडेंट ने बताया था, दोबारा बताइए। डिस्टेंस के फॉर्म में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है? वेवलेंथ। वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हो गया डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। इसलिए फॉर्मूला होता है लेमडा इंटू 1/t को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए, लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड वेलोसिटी। याद रहेगा सबको? वहां जाना, जल्दी बताइए। Yes, sir.
रिटेन एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी क्या होती है? 3 × 10⁸ आ जाना प्रियांशी। तो फार्मूला बना दीजिएगा, C is into lambda into frequency, where C की वैल्यू फिक्स्ड है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 3 × 10⁸ भाई C भी तो वेलोसिटी है, तो फार्मूला वही रहेगा, राइट साइड वाला वही रहेगा, लैम्डा इनटू वेवलेंथ। बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 × 10⁻। जब इसका न्यूमेरिकल रहेगा तो C फिक्स रहेगा। हाँ, बाकी वेव में जैसे लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, जनरल वेव में हम वेलोसिटी हमें याद नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो हम इस तरह लिखेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में C मुझे मालूम है, तो C की वैल्यू हमेशा याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आया सब आपको समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? आगे बढ़ें। Yes. अब देखिए, तो मैं जानबूझ के इसलिए मैं पूरा एग्जांपल नहीं दे रहा था। देखिए, अब मैं आपको समझा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब वही है कि आप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ को एक सीक्वेंस के फॉर्म में लिखिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर। और से सुनो, लिखिएगा नहीं। कॉस्मिक रेज। अच्छा, मैंने क्या ट्रिक्स दिया था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पहचानने का तरीका बताइए, उसके अंदर क्या होगा, चार्ज होगा या नहीं होगा? सर नहीं। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये सब हैं, आपका याद रखिए। अब इस पर क्वेश्चन देगा कैसे, मैं अभी बताने जा रहा हूँ। अल्ट्रावायलेट, विजिबल रीजन। और विजिबल रीजन में हमारी आंखें सिर्फ विजिबल ही को देख सकती हैं, हम अल्ट्रावायलेट लाइट को देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं कि गर्मी ज्यादा है, वेव। उसके बाद इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव जो माइक्रो ओवन में होता है, माइक्रोवेव, और रेडियो वगैरह, रेडियो वेव। आप सुनिए अच्छे से, लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं आप, याद रखिए वेवलेंथ बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, जल्दी बताइए, हाँ या ना? क्या बढ़ रहा है? दूसरी मीनिंग, हाँ, तो बताइए दूसरी मीनिंग बताइए। लेफ्ट टू राइट जाने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? वेरी गुड। इसलिए याद रखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो ज्यादा खतरनाक है। अल्ट्रावायलेट से विजिबल रीजन के बाद वाला भी हार्मफुल है, लेकिन उतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन है एवरी रेस के हार्मफुल इफेक्ट हैं। ये सुनने सारे लोग, इसलिए पहले जमाने के लोग, आज से 15-20 साल पहले के लोग उतना ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। उसकी वजह यही थी उनके यहाँ रेडिएशन, मोबाइल, फलाना। आज दुनिया तरक्की तो कर रही है, डेवलप तो कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चीजें हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, ये सुनने सारे लोग। तो दुनिया जिस तरह जा रही है उसकी वजह से उसके नुकसानात भी हैं, हार्मफुल इफेक्ट हैं। आपको एग्जामिनर, ये सुनिए, आईटी एडवांस का भी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में भी आ चुका था, फिजिक्स में भी आ चुका था। आपको में से 4 रेस दे देगा, कहेगा राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू सबकी याद नहीं रखनी है, लेकिन ये ऑर्डर याद रखना है। आपको कोई भी 4 रेस दे देगा, कहेगा वेवलेंथ का ऑर्डर लिखो, तब आपको याद होना चाहिए। कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रा। 4 इधर याद रखिए, बीच में विजिबल, IMR, इंफ्रारेड, माइक्रो रेड। अच्छा, सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। अच्छा, अच्छे स्टूडेंट की पहचान ये भी है, हमारी आंखें किसको देखेंगी? सारी रेस को देखेंगी कि सिर्फ विजिबल रीजन को, विजिबल रेस को देखेंगी? सर विजिबल। हाँ, विजिबल। अब इसका रेंज याद रखिए, ये सब रेंज याद रखिए। विजिबल रेंज होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है, तो ये रेंज याद रखिए। कोई बोल ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन, रेंज याद रखिए। हमारी हम इतना ही वेवलेंथ को देख सकते हैं,
ये सब मिसलेनियस पॉइंट है, इस पर खास ध्यान देना है। अच्छा, कहीं पर यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है 400 नैनोमीटर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है यूनिट दूसरी हो, हमने एंगस्ट्रॉम में लिखा है। बोलिए, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? No, sir. हाँ, हो सकता है किसी बुक में नैनोमीटर में लिखा हो, अब कंफ्यूज, जैसे नैनोमीटर में लिखेगा तो 400 हो जाएगा, तो 1 0 यहाँ घटा दीजिए, 750 हो जाएगा। मैं लिख ही देता हूँ आर करके, 400 Excuse me. 9। एक मिनट, हाँ बोलिए, आप क्या पूछ रहे हैं? सर ये सारी रेज है, इन सबके अलग अलग यूनिट्स होते हैं जो वेवलेंथ के? नहीं, यूनिट तो नहीं, आपके ऊपर है ना, एंगस्ट्रॉम में लीजिए, नैनोमीटर यूनिट, डिस्टेंस यूनिट तो सबकी सेम होगी। आप लेमडा की वैल्यू, जैसे मैंने एंगस्ट्रॉम में लिया, नैनोमीटर में ये हो जाएगी। जैसे 1 मीटर है, तब उसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं ना, 100 सेंटीमीटर, बोलिए, लेकिन यूनिट तो मीटर सेंटीमीटर ही में ले सकते हैं ना। अब 1 मीटर कोई बोले, कोई 100 सेंटीमीटर बोले, बात तो बराबर है। उसी तरह ये जितनी भी रेज हैं उसकी वेवलेंथ कहीं पर एंगस्ट्रॉम में होंगी, एंगस्ट्रॉम में भी याद कर सकते हैं, पिकोमीटर में भी याद सकते हैं, नैनोमीटर में भी याद कर सकते हैं, माइक्रोमीटर में भी याद सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन वैल्यू याद नहीं रखनी, आपको ऑर्डर याद रखना है। सुना? अरे सुना आपने? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यूनिट तो सबकी वही होगी, या तो पिकोमीटर होगी या तो नैनोमीटर होगी। डिस्टेंस की जो मैंने दिखाया है वो सारी वेवलेंथ की। हाँ, सिर्फ विवगॉयर का रेंज याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. अब आइए थोड़ी सी बातों पर, हम लोग ये क्यों पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, खास ध्यान दीजिए। अब आप थोड़ा सा 5 मिनट, सब लोग लिख लिया था ना पिछला स्लाइड? जल्दी बताइए। Yes. Yes, sir. वेरी गुड अमन। अब सुनिए, अभी लिखिएगा नहीं प्लीज। हम लोग ये जो पूरा तस्करा कर रहे थे, डुअल नेचर ऑफ लाइट, सुनिए प्लीज सुनिए। मैक्सवेल जो था, जो मैक्सवेल की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, मैक्सवेल ने कहा कि भाई, या आप हम लोग भी, अब तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट के अंदर वेव नेचर होता है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन आप 11th 12th में पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं, लाइट के अंदर वेव नेचर है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए आपने 9th 10th में पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये लाइट की वेव नेचर है। लेकिन आप आज 11th में पढ़ने जा रहे हैं कि लाइट के अंदर डुअल नेचर होता है, दो करैक्टर होता है। जैसे एक सिक्का है, उसके दो पहलू हैं, हेड और टेल। एक सिक्का है तो उसमें हेड और टेल होगा। सिमिलरली लाइट के भी दो चीजें, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव नेचर से साबित हैं, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन प्लांक्स नाम का जो साइंटिस्ट था, जिस पर थ्योरी आज पढ़ेंगे, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, उसने कहा ठीक है मैक्सवेल साहब, आपकी बात सही है कि वेव नेचर है, लेकिन आपका वेव नेचर लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसमें दो नाम आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये लाइट का पार्टिकल नेचर है। क्यों है ये सब डिटेल में आएगा, लेकिन जब भी ये वर्ड रहे डुअल नेचर, डुअल बिहेवियर, तो दो बातें होंगी, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। अब पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। अब तक क्या था, लाइट का एक ही नेचर था, वेव। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या कोई भी लाइट जो है उसके दो नेचर है। कुछ वेव नेचर को बताएंगे कुछ बातें, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल नेचर को बताएंगे। कैसे बताएंगे वो हम पढ़ेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आया डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, सबको समझ में आया? अमान, अर्पित, कशिश, प्रियांशी, रोशनी, सांची, श्रेष्ठा, सूरज, बताइए लाइट के डुअल नेचर कौन कौन? Yes. कौन कौन जल्दी Particle. हाँ बताइए बताइए, सारे लोग मिलके बताइए, सब लोग डिस्कशन कीजिए। Wave nature and particle nature. हाँ, वेरी गुड। बोलने से क्या होगा, याद होगा क्लास के अंदर। इसलिए आप इरिटेट मत होइएगा, थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, मेरी आदत है थोड़ा सा बुलवाना, क्योंकि ऑनलाइन में। तो एक है वेव नेचर, एक है पार्टिकल नेचर। आप सुनिए, लिखिएगा नहीं, याद रखने का ट्रिक्स।
W का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? आप इंग्लिश में W का उल्टा करेंगे तो क्या लिखा आएगा? M. M। याद रखिए, मैक्सवेल ने वेव नेचर को सपोर्ट किया, याद रखने का तरीका। अभी लिखिएगा नहीं, मैक्सवेल सपोर्ट्स कौन सा नेचर, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, वेव नेचर। हाँ, वेव नेचर, प्लीज सुनिए। ठीक है, वेव नेचर ऑफ लाइट। उसमें क्या क्या आता मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं इधर उधर। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना, वो वेव नेचर रिफ्लेक्शन। बताइए, लाइट का वेव नेचर, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। दूसरा रिफ्रैक्शन, ये लाइट का कौन सा नेचर है? वेव नेचर है। आप बोलिए ना मेरे साथ साथ, समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes. EMR, मैक्सवेल की EMR थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी, इसको प्रूव है। तीसरा नाम, चिल्लाइएगा नहीं, मेरी बात सुनिएगा, डिफ्रैक्शन। और केमिस्ट्री में मैं ऐसे तो समझाऊंगा अभी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं ना, उसने नहीं हमको बताना जरूर। डिफ्रैक्शन केमिस्ट्री का पार्ट ही नहीं है, ये फिजिक्स टर्म्स है। अब 12th की फिजिक्स में पूरा डिफ्रैक्शन, फिर भी मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा डेली लाइफ का एग्जांपल देके। आप अपनी एनर्जी लॉस मत कीजिए। डिफ्रैक्शन क्या होता है केमिस्ट्री में, कहीं आएगा ही नहीं। ये सिर्फ इसलिए लिखाया जा रहा है, स्कूल लेवल पर पूछ देगा कि व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लाइट शोज वेव नेचर, उसमें काम आएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, चौथा टर्म इंटरफेरेंस। हम क्यों इस पर पीएचडी करें? ये सब आपको फिजिक्स वाले सर 12th में पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। लेकिन आपकी एनर्जी लॉस नहीं करनी है, नहीं है ये है वो है, क्या कहीं पर नहीं है, केमिस्ट्री में है ही नहीं है इसके बारे में कुछ। डिफ्रैक्शन को डेली लाइफ से आप ऐसे समझिए, जैसे आपका रूम कमरा बंद है, आप आवाज लगाते हैं तो बाहर आवाज आपकी अम्मी या भाई सिस्टर सुनते हैं कि नहीं? बताइए हाँ या, जाती है कि नहीं आवाज? चाहे हल्की जाए या जोर से जाए, जाती है या नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. एक ही आदमी बोल रहे हैं, सब लोग मिलके ना बोलिए सर, सब लोग। हाँ, Yes, sir. या दीवार पर हाँ, एक दीवार है पूरा बंद है, दीवार के पास आप खड़े में आप बोल रहे हैं तो दीवार के उधर भी आपकी आवाज जाती है। इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन, रुकावट। द बेंडिंग ऑफ द वेव, द बेंडिंग ऑफ द वेव, द बेंडिंग ऑफ द वेव, साउंड वेव बेंड कर गया, रुकावट में बेंड करके दूसरी तरफ ट्रांसफर हो गया। जैसे मैं दोबारा ऐसे समझाता हूँ एग्जांपल से, देखो ये वेव है, वेव है, वेव है, वेव है, रुकावट है, जैसे गया तो वेव के फॉर्म में दूसरी तरफ ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल माने रुकावट, दीवार रुकावट है, रूम बंद है, रुकावट है, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। आप चिल्लाते हैं, आप आवाज लगाते हैं, आपकी आवाज दूसरे साइड में जाए, जबकि जाना नहीं चाहिए। ये लाइट के वेव नेचर को बताए, डिफ्रैक्शन इसी को कहते हैं। बाकी डिफ्रैक्शन क्या है, पूरा डिटेल फार्मूला वगैरह सब फिजिक्स में आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना? जल्दी बताइए थोड़ा सा। Yes, sir. सिंपल सिंपल एक लाइन में, बेंडिंग ऑफ द वेव, बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल, द बेंडिंग ऑफ द लाइट अराउंड ऑब्स्टिकल, अराउंड ऑब्स्टिकल। उसकी डेली लाइफ का एग्जांपल, कोई दीवार के सामने बोलिए, दूसरे साइड आवाज जाती है, समझा? रूम बंद करके बोलिए, आपकी आवाज दूसरी तरफ जाती है। साउंड, एयर जो है आपकी बात को ट्रांसफर कर दिया, ऑब्स्टिकल। चलिए आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए हाँ, 2 मिनट और। तो मैं कहने ये जा रहा था कि आपको 11th में इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि लाइट की डुअल कैरेक्टर का मतलब होता है कि वेव नेचर, जिसको मैक्सवेल ने सपोर्ट किया। अब आइए, बट लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जिसको EMR यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और मैं, आप यकीन जानिए, मुझ पर यकीन रखिए, मैं डायलॉग लिखवाऊंगा। स्टूडेंट के अंदर ये कंफ्यूजन है, सर या तो मैं इसको रट लूं, ठीक है कोई बात नहीं, रटिए मत, याद रखिए, लेकिन मैं आपको अभी एक शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा जिससे ये साबित होगा कि हम कैसे समझेंगे कि लाइट के अंदर ये पार्टिकल नेचर है और लाइट के अंदर वेव नेचर। अभी घबराइए नहीं, हम थोड़ा सा भी 2 मिनट का टाइम दीजिए। अब देखिए, पार्टिकल नेचर में इस तरह शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, PP। एक पी का मतलब क्या हुआ? पार्टिकल नेचर, और दूसरा पी का मतलब क्या हुआ? प्लांक्स। क्या मतलब हुआ? प्लांक्स, PP। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। एक पी का मतलब पार्टिकल, याद रखने, हाँ, प्लांक्स सपोर्ट कौन सा नेचर? जल्दी बताइए। प्लांक सपोर्ट
पार्टिकल, हाँ उसने प्रूफ किया, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, वो बताएंगे आपको। अभी तो सब, अभी तो धीरे धीरे सब आगे आएगा। पार्टिकल, प्लांट सपोर्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक, मतलब ये मैं इसको और थोड़ा सा लिख दूं। अब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में दो आएगा, कौन कौन? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इसमें मत पूछेगा क्या होता है, सब आगे आएगा, सबको हम लोग पढ़ेंगे। क्यों ये पार्टिकल नेचर को प्रूफ किया, सब बताएंगे आप। अभी तो लिस्ट में बना रहा हूँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पूरा टॉपिक ही है, इसको पूरा टॉपिक ही है। तो फिर से बताइए, पार्टिकल नेचर लाइट का कौन कौन है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज वेल एज फोटो इलेक्ट्रिक। अब ये आपके माइंड में आ रहा है, सर कैसे, ये सब आएगा आपको। तो फिर से बताइए, प्लांक साहब ने कहा कि देखो मैक्सवेल, आपकी बात तो सही है, ईएमआर के में वेव नेचर है, बट ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन नॉट एक्सप्लेन पार्टिकल नेचर ऑफ। मैं दोबारा इसलिए लिख दिया, उल्टा करके भी लिख दिया। कोई कहेगा ना क्यों ये नेचर आया, तो भाई एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का कंसेप्ट आया। सुना सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। पहले ये लिख लिया अच्छे से, अब किसी को डाउट है तो पूछिए, यहाँ तक पहले लिखिए। तो लाइट के में आप लोग लिखते रहिए, मैं थोड़ा रिवीजन कराता रहता हूँ। तो आप, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट के दो नेचर होते हैं। अब तक था, हम लोग पढ़ते आ रहे थे पुराने जमाने से अब तक कि भाई लाइट के अंदर सिर्फ वेव नेचर होता है, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वर्क। अब 11th 12th में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लाइट के अंदर वेव नेचर है। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, उसी तरह लाइट के भी पार्टिकल नेचर भी होंगे और वेव नेचर भी होंगे। कोई भी आप पूछे लाइट कौन सा शो करता है, हाँ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर में ये चार बातें याद रखिए, पार्टिकल नेचर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक। सांची, आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। नो सर। Written, sir. रिटन, एवरीवन रिटन? नो सर, एक सेकेंड। Yes, हाँ sir. लिखिए आराम से, कोई बात नहीं। यस सर, रिटन। अच्छा, मैं वो डायलॉग लिखाऊंगा अभी आपको। डायलॉग लिखाने से पहले अभी लिखेगा नहीं टॉपिक, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी अभी हम लोग पढ़ेंगे, लिखना नहीं है प्लीज, क्योंकि वो टॉपिक आपको तभी समझ में आएगा जब मैं 2 लाइन समझा देता हूं, तो आपको वो शॉर्ट ट्रिक्स और याद हो जाएगा। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा, और उन्होंने पहले जब भी प्लांक्स बोले तो आपके दिमाग में इमेज बन जानी चाहिए कि लाइट के पार्टिकल नेचर को कहा था। क्या कहा था? और अब तक मालूम था कि लाइट वेव नेचर के फॉर्म में कॉन्टिन्यूअसली आ रहा है, हाँ या ना? जल्दी बताइए, ये लाइट का वेव नेचर हो गया, जल्दी बताइए सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन आप जिस घर में बैठे हुए हैं, आपका ट्यूब लाइट है, वो भी लाइट है। तो प्लांक्स ने यही कहा कि देखिए, लाइट ट्रेवल्स, एक लाइन में याद रखिएगा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। आप कोई कहेगा सर पैकेट कैसे? ये पैकेट जो गिरा रहा है, नाश्ता का पैकेट, मैं आपको सिखा रहा हूँ क्या है ये। इसी पैकेट को कहते हैं क्वांटम, इसी को कहते हैं फोटोन। दिस इज ये वेव नेचर, दिस इज पार्टिकल नेचर। तो सर कैसे समझ में आया? बताइए, लाइट आप पर आ रही है, लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है कि नहीं? आपके घर में आ रही तो लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है कि नहीं? जल्दी बताइए, हाँ या ना? सब Yes, लोग sir. मिलके बोलिए, सब लोग मिलके बोलिए, लाइट Yes. मैटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यस Yes, sir. Yes, तो ये डायलॉग आप याद रखिए कि जब लाइट ट्रेवल कर रहा है तो वेव नेचर शो करेगा। फिर से बोलिए, लाइट ट्रेवल्स करेगा तो कौन सा नेचर शो करेगा? जल्दी बताइए। वेव नेचर, वेरी गुड। लेकिन जब लाइट का इंटरेक्शन मैटर के साथ होगा, मतलब जब कोई लाइट स्ट्राइक करेगा, जैसे सन रेज आपके सन अर्थ पर आता है, इंटरेक्ट करता है, माइक्रोवेव इंटरेक्ट करता है, आप इंटरेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, ये ट्यूब लाइट इंटरेक्ट करता है। तो ये सब लाइट के पार्टिकल नेचर। कब समझेंगे पार्टिकल? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट्स विथ मैटर, या व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
strike the surface, then it shows particle nature. But when light travels, प्लैंक्स ने कहा, मैक्सवेल साहब आपकी बात सही है, जब लाइट ट्रेवल करेगा तो रिफ्लेक्शन शो करेगा, जब लाइट ट्रेवल्स करेगा तो रिफ्रैक्शन शो करेगा, जब लाइट ट्रेवल्स करेगा वेव तो डिफ्रैक्शन शो करेगा। लेकिन जब लाइट किसी चीज पर स्ट्राइक करेगी, जब लाइट किसी चीज से इंटरेक्ट करेगी, तो फिर वो पार्टिकल नेचर होगा। इसी को हम कहते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड क्वांटम, जो अभी डिटेल में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर से बताइए, लाइट का पार्टिकल नेचर शो करेगा व्हेन interacts with matter. इंटरेक्ट्स विथ मैटर। याद रहेगा ये डायलॉग, जल्दी बताइए, इंटरेक्ट्स विथ मैटर। वेरी गुड। प्रियांशी आप भी डिस्कशन में पार्ट लीजिए, आपको समझ में आ रहा है, सच सच बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा, बताइए आ रहा समझ में सबको? Yes, sir. हाँ सर एक क्वेश्चन है हाँ बोलिए। सर, वो लाइट जो है वो ट्रैवल करके ही तो इंटरैक्ट करेगी, पहले वो ट्रैवल करेगी फिर इंटरैक्ट करेगी। हाँ ट्रेवल कर रही है, लेकिन स्ट्राइक तो कर रही है ना, स्ट्राइक कर रही है ना मैटर के साथ, बताइए हाँ या ना? तो मेरा मतलब है जैसे जब वो ट्रैवल करके आ रही है उस टाइम पे वो वेव है, वेव नेचर, हाँ वेरी गुड। हाँ, और जब मैटर के साथ वो ट्रेवल करके आ रही है, मैटर के साथ स्ट्राइक कर गई, तो अब वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल आया? हाँ वेरी गुड। अब इसको डिटेल में भी समझेंगे। मैं एक बात बता दिया, ये सबसे बेहतरीन लाइन है समझने के लिए। ये तो आपने याद कर लिया कि बुकिश वर्ड याद कर लिया कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक लाइट का पार्टिकल नेचर है, ब्लैक बॉडी पार्टिकल नेचर, ये तो आपको भी पढ़ लीजिएगा सेल्फ स्टडी में। लेकिन सर क्यों है, कैसे समझा कि ये पार्टिकल नेचर है? तो ये पॉइंट याद रखिए कि जब लाइट ट्रेवल कर रहा है वेव नेचर है, लाइट ट्रेवल करके आ रहा है और इंटरेक्ट कर रहा है, तो फिर ये पार्टिकल नेचर हो जाएगा, एनर्जी दे देगा। और आपको मास है, फोटोन के पास मास होता है, अपना मास ट्रांसफर कर देगा एनर्जी के फॉर्म में, इसी को कहते हैं पार्टिकल नेचर। समझ में बात आई हाँ या ना? नेचर हमें विजिबल करवाता है चीजों को, जैसे अगर टॉर्च हमने किसी ऑब्जेक्ट हाँ यस, वो हम विजिबल रीजन में है, सबकी लाइट की एनर्जी अलग अलग होगी, हम विबग्वायर को दे सकते हैं, बाकी को फील कर सकते हैं। आप आयरन करते हैं कपड़े पर, आप हीट करते हैं, वो एनर्जी देता है, रेडिएशन दे रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, कपड़े के ऊपर दे रहा है, वो एनर्जी दे रहा है। वो रिफ्लेक्शन की वजह से थोड़ी ना आप कपड़े पर आयरन कर रहे हैं। आयरन मीन समझ गए ना सारे लोग, कपड़े को? हाँ, वो एनर्जी दे रहा है। सन रेज जो आपको एनर्जी दे रहा है वो रिफ्लेक्शन नहीं है, इंटरेक्ट कर रहा है, ट्रेवल करके आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, दिन में रोशनी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, अब तो उस पर काम हो रहा है। अब तो हिंदुस्तान में देखिएगा 5-10 साल के बाद पूरा सोलर सिस्टम हो जाएगा। अब तो सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही, सोलर सिस्टम को दे रही है कि नहीं? सुना है ना सोलर सिस्टम? यस सर। पूरी दुनिया में इस पर, हाँ पूरी दुनिया में इस पर काम हो रहा है। अब इसका पूरा एनर्जी, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट कहते हैं। वही पढ़िएगा, द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन द लाइट स्ट्राइक, यही आप पढ़िएगा अभी एक क्लास के बाद। तो चलिए कंक्लूजन में लिखा हूं हाँ या ना, जल्दी बताइए, कंक्लूजन लिखा देता हूं, जल्दी लिखिए। तो ये पॉइंट सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, ये पहले बताइए। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, व्हेन लाइट या EMI, आयुषी आज एक भी दफा यस सर कुछ भी नहीं बोला है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. वेरी गुड। ये लाइन जिसने समझ लिया उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो याद करना है, वो तो आइए पार्टिकल नेचर, लेकिन ये लाइन ज्यादा काम की बातें हैं कि व्हेन, इससे आपका पूरा कंफ्यूजन दूर होगा। स्ट्राइक एनी सरफेस, या मैं और अलग अलग वर्ड भी लिखा देता हूँ, इंटरेक्ट विथ मैटर, कि आपको अल्टरनेटिव लैंग्वेज भी याद रहे, इंटरेक्ट विथ मैटर। श्रेष्ठा आपको अच्छे से आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? Yes, sir, आ रहा है. वेरी गुड। इट फॉलोज पार्टिकल नेचर। तो सांची ये पार्टिकल नेचर वेव नेचर कब करेगा, ये अच्छे से आपको आया, क्लियर हुआ? यस सर। उस पार्टिकल नेचर का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखाना है, एक सेकंड के लिए। अच्छा ओके। यस सर। ओके
इसी लाइन को आप 5-10 दफा समझ के कर लीजिएगा, तो फिर मैं जितना भी हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, या आगे तक आपको काम देगा। इसी लाइन पर पीएचडी कीजिए। जब लाइट ट्रेवल कर रहा होगा तो भाई मैक्सवेल प्लैंक्स ने मैक्सवेल को समझाया कि आपकी बात सही है, जब ये लाइट ट्रेवल कर रहा होगा तो फिर वेव नेचर होगा, लेकिन जब लाइट किसी बॉडी पर स्ट्राइक करेगी, किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करेगी, तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी, तो वो पार्टिकल नेचर होगा। वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर करेगा, तो वो पार्टिकल नेचर हो जाएगा। बस इतनी शॉर्ट बात याद रखिए। यही सब बातें ब्लैक बॉडी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता है। क्या आप लोगों ने लिख लिया, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अब आइए जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। मेरी बात फिर से आप बताइए, जब भी जैसे ही आपको केमिस्ट्री में प्लैंक्स का नाम याद आए तो बताइए माइंड में क्या इमेज बनेगी, जल्दी बताइए। प्लैंक्स के नाम से क्या इमेज बनेगी? पार्टिकल। नेचर ऑफ लाइट। पूरा वर्ड बोलिए, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि हाँ लाइट के अंदर वेव है, इन्होंने ये भी कहा लाइट के अंदर वेव है, लेकिन जब तक वो ट्रेवल करे। असल प्लैंक्स की खोज यही थी, मैक्सवेल के को कंट्राडिक्ट किया कि सिर्फ वेव नेचर नहीं है, कि भाई पार्टिकल नेचर है। अब सुनो, पहले टॉपिक डाल लिया तो बताइए आप। यस सर। ठीक। मेरी आदत है कि मैं हर थ्योरी को एक लाइन में लिखवाता हूँ, फिर उसको मैं 3-4 लाइन में लिखवाता हूँ। कॉमन लैंग्वेज में हर बात को बुकिश वर्ड के अलावा याद रखिए। जैसे मैंने कहा EMR जब भी याद कीजिए तो उसकी लैंग्वेज को देख लीजिए। 3 चीज की जरूरत है, डायरेक्शन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक। जैसे ट्रेन जा रही है, वो अपने साथ साथ अपने लोहा लक्कर सबको लेके जा रही है और पैसेंजर को लेके जा रही है। उसी तरह ऐसा वेव जो अपने प्रोपेगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों को लेके जा रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा। लिखने वाली डेफिनेशन एक अलग है, समझने वाले को आप कॉमन लैंग्वेज में समझिए। उसी तरह प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को एक लाइन में क्या बोलेंगे? सिंपल कहिएगा, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। क्या बोला मैंने, फिर से बोलिए। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज कॉल्ड फोटॉन क्वांटम। फिर आपके माइंड में आएगा डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, पैकेट कैसे गिर रहा है, हम तो देख नहीं रहे, उसका लॉजिक देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का लॉजिक दिया कि आप देख नहीं सकते, आप फील कर सकते हैं, आपके बॉडी के अंदर घुस रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो रहा है। सिमिलरली पैकेट का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाऊं, लेकिन ये एक लाइन सबको समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहे, इतना शानदार लाइन बोला फिर भी किसी को नहीं समझ में आया। Yes, sir. बोलिए। हाँ यस सर। हाँ, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव भी, लेकिन भाई उसी लैंग्वेज में लाइट ट्रेवल्स, बोलिए इन द फॉर्म ऑफ, बोलिए ना। पैकेट ऑफ एनर्जी। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या बोलना है? इन द फॉर्म ऑफ Packet of energy. हाँ, उसी पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए। क्वांटम। हाँ, फोटोन भी कहते, को बताएंगे। फोटोन क्वांटम दोनों कहते हैं। सबको समझ में आया, हाँ या ना? एक लाइन में। अब हम इसको छोटे छोटे लाइन में ब्रेक करके लिखेंगे। एग्जाम में कोई पूछे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा? एक ये तो मैंने शॉर्टकट में लिखवा दिया। वही लाइट जो ट्रांसफर हो रहा है, लाइट जो ट्रेवल कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अब तक पढ़ा था वेव नेचर के फॉर्म में, लेकिन कुछ बातें जो है लाइट वो पैकेट ऑफ एनर्जी के भी फॉर्म में होती हैं। आगे बढ़े तो बताइए सारे लोग। Yes, sir. यस सर। अब मैं 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको पैकेट को समझा रहा हूँ, प्लीज सुनिए। ये लिख लिया आप सारे लोग, तब मैं समझाऊंगा। सारे लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. We do. आप सुनिए, इसको कैसे समझना है? ऐसे समझना है जैसे मैं एक सिंपल पिस्टल यानी पिस्टल में लूँ राइफल, आपको मालूम उसमें 6 बुलेट होते हैं। मैंने किसी एक आदमी को उसके भेजे में 6 गोलियां मैंने घुसा दी। तो देखिए ये आदमी काउंट कर रहा है ना, 1 बुलेट है, 2 बुलेट है, 3 है, 4 है, 5 है, दिख रहा है ना? काउंट कर रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। दिखेगा ना? 1 बुलेट फायर किया, फिर दूसरा हुआ। ये इसको समझिए पैकेट ऑफ एनर्जी, बिकॉज इसके अंदर बारूद होता है, एनर्जी है।
बोलिए, यहाँ तक सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. मेरा साथ दीजिएगा। क्या ये आदमी 6 बुलेट को देखेगा, काउंट कर? अब मैं इसकी जगह क्या किया, इस तरह समझिए, मैंने मशीन गन ले लिया, तो ये देखिए धर 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 जाके इसको लग रहा है। वही फीलिंग यहाँ हो रही है राइफल में भी, लेकिन मशीन गन में उसको लगातार आ रहा है और उसको दिख नहीं रहा बुलेट कितना आ रहा है, उसके बदन पर काम हो रहा है। बोलिए हाँ या ना? क्यों नहीं काउंट हो पा रहा है? क्यों नहीं? फील हो रहा है लेकिन ये काउंट उसको दिख नहीं रहा है। मेरी बात समझ में आई? ये 6 बुलेट तो उसको दिखा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. लेकिन यही मशीन गन अगर आपने ले लिया तो इसकी बुलेट एक तो बहुत तेजी से निकल रही है, इतनी तेजी से निकल रही है, उसको फील तो हो रहा है कि पानी की तरह कोई चीज आ रही है, मेरे बदन पर मार रही है, लेकिन वो उस बुलेट को देख नहीं पा रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सारे लोग मिलकर बोलिए, श्रेष्ठा, प्रियांशी, सब लोग बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. प्रियांशी आप भी बोलिए, सच कह रहा हूँ। हाँ, तो वही हाल आपके घर के ट्यूबलाइट का भी है। वो आपको पैकेट ही तो गिरा रहा है, लेकिन लाइट की स्पीड इतनी फास्ट है, 3 × 10⁻⁻⁰ एक तो बहुत सारे फोटोन दे रहा है धर 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 कर करके, और हर की स्पीड इतनी फास्ट है कि आप उसको पैकेट को देख नहीं पा रहे हैं, बट एनर्जी मिल रही है ना, एहसास तो हो रहा है ना, फीलिंग हो रही है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. पैकेट का ये मतलब नहीं है कि कोई सरकार आपको सैलाब फ्लड में मटेरियल गिरा रहा है, नो नो नो, फीलिंग कहना है। कोई आपसे पूछे ये पैकेट हम क्यों नहीं देख पाते हैं, उसकी वजह बताइए। 2 वजह। नंबर 1, एक तो फोटोन इतना, अभी देखिएगा न्यूमेरिकल में भी साबित होगा, 10⁻30 इस तरह क्या आएगा। एक तो फोटोन बहुत ज्यादा इमिट हो रहा है, पहला। दूसरा, इसकी स्पीड इतनी फास्ट है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड तो लाइट ही की होती है ना। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 3 × 10⁸? अरे बोलिए ना, सबसे ज्यादा स्पीड किससे की होती है? लाइट की। तो इतना स्पीड है कि आप उस पैकेट को देख नहीं पा रहे हैं। जिस तरह मशीन गन, उसको फील हो रही है कि पानी की तरह लगातार कोई चीज मेरे बदन पर आ रही है, लेकिन जिस तरह वो 6 बुलेट को देख ली, इसलिए देख ली कि कम बुलेट फायर हुआ है, लेकिन वही मशीन गन में सलमान खान की तरह फिल्म में धर 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 करके मार रहा है, उसको बुलेट दिखाई नहीं दिया। तो सिमिलरली वही फोटोन है, वही पैकेट ऑफ एनर्जी है, वही अल्ट्रा वायलेट लाइट जो सन रेज दे रहा है, वही पैकेट ऑफ एनर्जी गिरा रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है। वही माइक्रोवेव आपके खाने को गर्म कर रहा है, वो पैकेट ऑफ एनर्जी दे रहा है। वही आप आयरन करते हैं, वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में दे रहा है। हम उसको इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, अब बहुत ज्यादा फोटोन इमिट्स होते हैं, इसलिए उस पैकेट को नहीं देख पाते। क्या मैंने सही कहा हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes. लेकिन एनर्जी तो दे रहा है ना, बोलिए हाँ या ना। सारे लोग बोलिए, अमन, प्रियांशी, श्रेष्ठा। हाँ, इसी को कहते हैं, यही है पार्टिकल नेचर। इंटरेक्ट हो रहा है, लाइट स्ट्राइक हो रही है, मैटर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, तो ये लाइट का पार्टिकल नेचर। अच्छा, अब एक बात बताइएगा, दूसरा मैं एक चीज और तुम्हें लिखवाऊंगा अच्छे से, उसके बाद फिर मैं पूरा लिखवाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। अब आप बताइए सारे लोग, जैसे ये मशीन गन मैंने लिया, तो मशीन गन से जितनी भी बुलेट फायर हुई होगी, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही के फॉर्म में फायर हुई होगी, बहुत ही फास्ट, लेकिन 1 2 3 ही फॉर्म में फायर हो रही होगी कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes. Yes, sir. ठीक है, एक दफा मशीन गन ने AK-47 इतना गोलियां फायर किया। सिमिलरली, क्या कभी ये सुना है कि 1.1 बुलेट फायर होगा? 1 2 3, जैसे देखिए 1 बुलेट, 2 बुलेट, 3 बुलेट, 4 पैकेट, भले इसकी स्पीड ज्यादा हो, लेकिन 1 2 3, इसको कहते हैं, जानते हैं केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? बताइए। ये जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस बता रहा है। कंटिन्यूअस है कि नहीं? जल्दी बताइए, कंटिन्यूअस है हाँ या ना? जल्दी बताइए। लेकिन अब बताइए, 1 पैकेट, 2 पैकेट, ये डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं? 1 और 2 के बीच का कोई नंबर नहीं है। 2 पैकेट, 3 पैकेट, क्या 2.2 पैकेट है? क्या 2.2 पैकेट है क्या? ये हाँ। अब मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा पैकेट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअसली आ रहा है। तरह इस आदमी को फील ये हुआ कि कंटिन्यूअसली बुलेट आ रही है, लेकिन बुलेट आ रही है तो 1 2 3 4 ही फॉर्म में आ रही है, 1.1 फॉर्म में नहीं आ रही है, 2.2 फॉर्म में नहीं आ रही। इस फिनोमेना को केमिस्ट्री में कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, डिसकंटिन्यूअस। उसको लग रहा है कि कंटिन्यूअस है, फीलिंग हो रही है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 बुलेट 2 बुलेट 3 बुलेट, इतना फास्ट बुलेट जा रहा है, चाहे जितनी भी फास्ट बुलेट जा रही हो वो 1 2 3 4 5 6 7 ही फॉर्म में जा रही होगी, 7.8 के फॉर्म में नहीं जा रही होगी। वही हाल फोटोन का है। फोटोन जो आता है, बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है, एनर्जी जो देता है, 1 क्वांटम 2 क्वांटम 3 क्वांटम 4 क्वांटम 5 क्वांटम 6 क्वांटम, इतना फास्ट रहता है कि ये भी डिसकंटिन्यूअस ही कहलाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ या ना, जल्दी बताइए। देयर इज अ डिफरेंस। वेव नेचर कॉन्टिन्यूअस होता है, अब पार्टिकल नेचर की बात जहां भी होगी वो डिसकंटिन्यूअस होगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. एक डिस्क्रीट वैल्यू होगी। हाँ, आपको फील हो रहा है कि एनर्जी लगातार आ रही है, लेकिन इसको केमिस्ट्री में कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यू, डिसकंटिन्यूअस इन मैनर। श्रेष्ठा, प्रियांशी, सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। Sir, एक बार repeat कीजिए, please. हाँ बोले, बोलिए फिर से। किसने पूछा एक दफा और? बताइए बताइए। Sir. हाँ सूरज, सूरज। अच्छा सूरज बताइए, मशीन गन फायर कर रही है, आप पर गोलियां चल रही हैं, तो आपको क्या फील होगा कि मुझ पर गोलियां लगातार आ रही हैं? हाँ या ना? कंटिन्यूअस आ रही हैं? हाँ या ना सूरज? Yes, sir. लेकिन बुलेट कंटिन्यूअसली तो आ रही है, लेकिन किस फॉर्म में आ रही है? 1 बुलेट 2 बुलेट 3 बुलेट 5 बुलेट 6 बुलेट इसी तरह आ रही है। हाँ या ना? Yes, sir. बताइए, 1 बुलेट 2 बुलेट, बताइए क्या 1 और 2 के बीच का कोई नंबर है? 1.1 बुलेट आ रही है क्या? No, sir. हाँ, इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि आपको फील हो रहा है कि वो कंटिन्यूअस है, लेकिन ये डिस्क्रीट वैल्यू है। जैसे आप देखिए, ग्राफ देखिए वेव नेचर का, ये कंटिन्यूअसली एकदम, कहीं पर ब्रेक पॉइंट नहीं है, कहीं पर ब्रेक पॉइंट नहीं है। लेकिन पार्टिकल नेचर में ब्रेक है, 1 पैकेट 2 पैकेट, 1 और 2 के बीच का कोई नंबर नहीं। भले आपको कंटिन्यूअसली मिल रहा है, लेकिन ये डिस्क्रीट वैल्यू है। हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हाँ, इसी को दूसरा नाम कहते हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज वर्ड जब भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में आए, चार्ज, मैं ऐसे और अच्छे से समझा देता हूं, रुकिए। जैसे कोई कहे चार्ज इज क्वांटाइज, बताइए किसी भी बॉडी पर चार्ज आएगी तो 1e 2e 3e, कभी चार्ज आ सकती है 2/3e? बोलिए, ओनली डिस्क्रीट वैल्यू ही आएगी कि नहीं? बोलिए बोलिए, सारे लोग बोलिए। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा या तो 1e 2e 3e आएगा। क्या कभी सुना है 2/3e? अरे बोलिए ना। हेलो एवरीवन। नो सर। No, sir. तो इसको, इस फिनोमेना को कहते हैं क्वांटाइज्ड। चलिए वो तो बाद में आएगा, दोबारा आएगा। तो मैंने जो आपको सिखाया, पहला ये सिखाया पैकेट ऑफ एनर्जी। तो पैकेट का मतलब मैंने समझाया कि ये आपको फीलिंग होगी। पैकेट बाज़ाब्ते वो नाश्ता वाला पैकेट नहीं है, इतनी स्पीड फास्ट है, इतना ज़्यादा फोटोन है कि वो आपको पैकेट ही के फॉर्म में एनर्जी दे रहा है, वो आप उसको देख नहीं सकते। दूसरा कि जो पैकेट ऑफ एनर्जी दे रहा है वो कंटिन्यूअसली मैनर में है कि डिसकंटिन्यूअसली मैनर में? जल्दी बताइए। ये पैकेट ऑफ हाँ, डिसकंटिन्यूअस। तो ये आपको कहेगा कंटिन्यूअस हो रहा है कि ये वेव नेचर जहां होता है वो कंटिन्यूअस में होता है, पार्टिकल नेचर होता है वो डिसकंटिन्यूअस में होता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हमें फील होता है कि कंटिन्यूअस है, लेकिन ओनली डिस्क्रीट वैल्यू ही रहती है। क्या मैं आगे बढ़ूं? आप लोग गवाही दें, आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए, मेरे साथ साथ आप लिखना शुरू कीजिए। आप 5-10 मिनट हम चुपचाप से आप लोग मेरी बातों को लिखिए। प्रियांशी, सच सच बताइए, आपको समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. तो मेरा आंसर दीजिएगा। प्लांट्स ने लाइट के किस नेचर को बताया? बताइए। आप लिखती भी रहिए, जवाब भी देती रहिए। प्रियांशी। Particle nature. बहुत बेहतर, ये हुई ना बात। वेरी वेरी गुड। उन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल्स करता इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी। जल्दी बताइए। Packet of energy. ये हुई ना बात। देखिए, अब्सर्व द एनर्जी रिलीज इमिटेड और एब्सॉर्ब। अच्छा,
हम किस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्यों नहीं देख पाते हैं प्रियांशी? बिकॉज प्रियांशी, कैन यू हियर मी? Because yes, हाँ, sir. Because हाँ। we just feel that. हाँ, फील दैट, बट क्यों नहीं हम पैकेट को देख पाते हैं? उसकी वजह बताइए। फील तो हो गई, देख क्यों नहीं पाते? हाँ बताइए। बिकॉज कि लाइट की स्पीड इतनी फास्ट होती है कि हम उसको जस्ट फील कर सकते हैं, देख। जैसे इसकी मिसाल ऐसे लीजिए, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं, या किसी ने देखा राजधानी एक्सप्रेस को निकलते हुए? बताइए हाँ या ना। राजधानी को देखा है किसी ने? कोई देखा है? कितना फास्ट निकलता है, आप उसके डब्बे को काउंट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन वही दूसरी ट्रेन धीरे धीरे आती है, तब उसके डब्बे को काउंट कर पाते हैं। हाँ या ना? मैं सही कह रहा हूँ? हाँ या ना? जल्दी बताइए आप। Yes, sir. हाँ, तो उसी तरह समझिए, जब किसी की स्पीड फास्ट हो तो हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे। तो बस फील इट। आपने सही कहा, लेकिन उसको उसमें एक लाइन जोड़ देना है कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा और इतने फोटोन इमिट्स होते हैं कि हम उसको फील कर सकते हैं, काउंट नहीं, देख नहीं सकते। तो जानबूझ के वाइवा के फॉर्म में पूछ लिया कि सबको समझ में आ जाए, क्लास के अंदर याद हो जाए। सांची, कोई डाउट है तो पूछती रहिए। ठीक है, मैं आपसे वाइवा पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए आप। लाइट के वेव नेचर को किस साइंटिस्ट ने बताया, किसने सपोर्ट किया? जोर से बोलिए। मैक्सवेल। वेरी गुड। लाइट के पार्टिकल नेचर को किसने बताया? प्लैंक। बहुत। तो प्लैंक्स का एक लाइन में बताइए, प्लैंक्स ने क्या कहा था लाइट के बारे में? नेचर ऑफ लाइट इज नहीं, लाइट के बारे में उन्होंने, प्लैंक्स ने क्या कहा था कि पार्टिकल नेचर तो ही है। तो ये लाइन बताइएगा, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ, लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ, यस, या ये कह सकते हैं लाइट मेड ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट बना हुआ पैकेट ऑफ एनर्जी से। बस मैं उसको डिटेल में लिखा रहा हूँ, लेकिन एक शॉर्ट फॉर्म भी याद है। अमन, आपको भी आ रहा है? सबको आ रहा है ना अच्छे से? यस सर। लिख लिया? बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. देखिए, मैं इसमें सारा लाइन समझा चुका हूँ। द एनर्जी रिलीज और इमिटेड ऑब्जर्व, द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब बाय योर बॉडी, एटम या मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करेगा इन डिसकंटीन्यूअस बट नॉट इन कंटीन्यूअस, मतलब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल। जब भी कहेगा बोर्ड लेवल पर ऐसे ये, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कंटीन्यूअसली कि डिसकंटीन्यूअसली, ये सब आना चाहिए। सेकंड पॉइंट डालिए, ये सब आपको मैं समझा चुका हूँ, जल्दी जल्दी लिखिए, फिर उस पर न्यूमेरिकल आएगा। द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी सी को क्वांटा, एक से ज्यादा क्वांटा आएगा, एक से ज्यादा आएगा तो उसको क्वांटा, क्वांटा इज द प्लूरल, क्वांटम इज द सिंगुलर। एक से ज्यादा जब आता है ना तो उसको क्वांटम कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। तो क्वांटम और क्वांटा एक ही बात है, बस फर्क है सिंगल और एक से ज्यादा। और इसके नीचे एक शॉर्ट लाइन में लिख देता हूँ, इन द केस ऑफ लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। तो श्रेष्ठा बताएंगी कि क्वांटा और फोटोन में क्या फर्क है। इन द केस ऑफ लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। श्रेष्ठा बताइए, क्वांटम और फोटोन एक ही चीज है कि दोनों अलग अलग चीज है? एक ही चीज है, दोनों पैकेट ऑफ एनर्जी। हाँ या ना जल्दी बताइए, दोनों, सब लोग मिलकर बताइए। पैकेट ऑफ एनर्जी को क्वांटम भी कहते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन भी कहते हैं। सबको समझ में आया? यस sir. Yes, sir. लेकिन याद रखिए, दोनों में माइन्यूट डिफरेंस है। हर फोटोन क्वांटम होगा, बट हर क्वांटम फोटोन नहीं होगा। बिकॉज फोटोन का वर्ड आएगा लाइट के, जैसे बल्ब जो लाइट दे रहा है, सन जो लाइट दे रहा है, ट्यूबलाइट जो, लेकिन अब बताइए माइक्रोवेव में लाइट है क्या? आप देख सकती हैं?
जल्दी बोलिए। नहीं ओ सर। तो अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूँ, एकदम अच्छे से याद कर लेना। पेज के ऊपर कहीं पर लिख लो, विजिबल रेज अगर हो, क्या बोला मैंने, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, विजिबल रेज अगर हो तो वहां उस क्वांटम को फोटोन कहेंगे, और जिस रेज को देख नहीं पाएंगे तो वहां उस पैकेट ऑफ एनर्जी को सिर्फ क्वांटम कहेंगे। यहाँ फोटोन और क्वांटम दोनों कह सकते हैं। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। विजिबल रेज का मतलब लाइट ही का फॉर्म होगा ना, रेड लाइट, विजिबल लाइट, येलो लाइट। कोई बोल ही नहीं रहा। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. ये साइड में कहीं पर पेज के ऊपर लिख लीजिए, ऐसे ये साइड ये पेज लिख लिया था आप लोगों ने? Yes, sir. ये स्लाइड सब लोगों ने लिख लिया था? Yes, Yes. sir. क्वांटम फोटोन में फर्क समझ में आया कि नहीं, ये सारे लोग बता दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. पहले लिख लीजिए, कहीं उसको साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा, ये सब छोटे छोटे। रोशनी सिन्हा आ रहा है आपको? Yes, sir. गुड, चलिए आगे बढ़े, सब लोग बताइए, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा Yes, sir. चलिए, अच्छा आप सुनिएगा, लिखिएगा नहीं। प्लांक्स ने जो कुछ कहा था पार्टिकल नेचर के बारे में, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से साबित किया था। जैसे आप कहीं कहीं पर आप बाहर अगर निकलते हैं होंगे तो आप देखा होगा कि अगर हम किसी आयरन रॉड को, देखिए एनसीईआरटी में आयरन ही रॉड का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। ये आयरन रॉड को अगर हीट करते हैं ना, और से तो हीट करते रहिए तो शुरू में डार्क रेड हो, फिर हीट दीजिए, हीट इंक्रीज कीजिए तो ऑरेंज टाइप का कुछ आता है, ऑरेंज, फिर हीट कीजिए येलो टाइप हो जाए, फिर हीट दीजिए तो ब्लू हो जाए। होगा कि नहीं ये देखा कभी, फील किया? नहीं किया तो कोई बात नहीं। इसलिए आप देखते हैं किसी भी चीज को आप शुरू में हीट, जैसे आप हीट या किसी चीज को भी देखिएगा तो पहले वो रेड देता है, उसकी वजह अभी आपको समझ में आएगी। कोई भी चीज को आप देखिएगा पहले वो हीट कीजिएगा ना तो रेड होगा, फिर हीट दीजिएगा तो लास्ट में क्या आया, ब्लू आया। आया सबको समझ में आया? हाँ या ना पहले बताइए। यस सर। अच्छा Yes. एक आदमी डार्क रेड के पास खड़ा हुआ है, मान लीजिए अर्पित डार्क रेड के पास है और अमन जो है वो ब्लू के पास खड़ा हुआ, तो बताइए किसको ज्यादा हीट परेशानी हो रही, किसको ज्यादा हीट मिल रही होगी? ब्लू को, ब्लू के पास क्या कहते हैं, अमन को कि अर्पित को? जल्दी लोग बताइए सारे लोग। सर अमन। अमन को। वेरी गुड। क्यों? ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा। तो प्लांक्स ने यही साबित किया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। हर रेडिएशन की एनर्जी अलग अलग होगी। इसलिए एक डायलॉग और याद रखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर एनर्जी कैरियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर एनर्जी कैरियर। मोबाइल वगैरह क्या है, वो सब एनर्जी है, गर्म हो जाता है रेडिएशन दे, एनर्जी कैरियर, लेकिन हर की एनर्जी अलग अलग। वेव ने कहा था नहीं, एनर्जी सबकी सेम रहेगी। वैसे ही पागल नशे की हालत में रहे होंगे मैक्सवेल साहब, वैसे ही बोल दिया उन्होंने, उसका उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं दिया। प्लांक्स ने साबित किया नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओ कलर चेंज होगा। ग्राफ देखिएगा, एक आध लेक्चर के बाद आएगा। टेम्परेचर बढ़ाओ कलर चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो देखिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का फार्मूला ड्राइव होगा कि जो क्वांटम है, जो फोटोन है, उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ, मैंने क्यों आपको बताया, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा विव गयोर है, तो अभी आपने पढ़ा ना, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटता है। अभी पढ़ा कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ या ना, बोलिए बोलिए बोलिए। तो इसी से साबित हुआ। बताओ रेड की एनर्जी ज्यादा है कि ब्लू की एनर्जी ज्यादा है? तो ब्लू की एनर्जी ज्यादा है। बोलिए, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes.
एक ही आदमी यस सर बोला, लगता किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ यस सर। रही है। Yes, sir. हाँ सबको आ रही है ना? हाँ। अब वेव नेचर ने क्या कहा था जानते हैं कि सबकी एनर्जी सेम है। ये सब बाद में लिखाया जाएगा, मैक्सवेल और प्लैंक्स में डिफरेंसेस। एक डिफरेंस तो बता दिया कि एक वेव नेचर को बताता है कि पार्टिकल नेचर। एक कॉन्टिन्यूअस ने कहा, मैक्सवेल ने कहा कॉन्टिन्यूअस है, प्लैंक साहब ने कहा नहीं डिसकंटिन्यूअस है। अरे एक चीज और आगे आएगी, ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्म। तो आपसे अच्छा एग्जामिनर तो यही क्वेश्चन पूछ देगा, राइट द ऑर्डर ऑफ एनर्जी। वेवगाइड में एनर्जी का ऑर्डर पूछ देगा, इसलिए वो ऑर्डर याद रखना जरूरी है। आपको बच्चे की तरह वेवलेंथ की वैल्यू नहीं देगा, आपको बस याद रखना वेवलेंथ किसका ज्यादा, फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? तीसरा पॉइंट सबको आया कि नहीं आया? Yes, sir. देखिए, द एनर्जी ऑफ क्वांटम, द एनर्जी ऑफ क्वांटम या फोटोन ऑफ रेडिएशन। सांची को आया समझ में? प्रियांशी को समझ में आया ये लाइन? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड प्रियांशी, थैंक यू। इस डर सूरत को आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ ना लिखे टू इज फ्रीक्वेंसी। तो फार्मूला डिराइव हुआ, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई इज इक्वल टू एच। फिजिक्स में एच का आपको डायमेंशन फार्मूला भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद रखिए 6.626 into 10 to the power minus 34 याद रहेगा सबको? हाँ या ना? Yes, sir. आगे बढ़ें। Joules into seconds लिखा है? हाँ, जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, अब sir. अच्छा, इसमें एक नॉलेज लीजिए, ध्यान से सुनिए, अच्छे से सुनिएगा। देखिए, एक फार्मूला हो गया एच न्यू। आप सुनिए, लिखना नहीं है। अगर न्यूमेरिक एच रहने दीजिए। अभी आपने मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव पढ़ाया था, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं सी बाई लेमडा। अगर वेवलेंथ रहेगा तो एनर्जी का फार्मूला ये, वेवलेंथ ज्यादा एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो ये न्यूमेरिकल, वेवलेंथ देगा तो एस सी बाई लेमडा। सी क्या है यहाँ पर लिखवाया था अभी मैंने, बताइए सी की वैल्यू कितनी लीजिएगा? Speed of light. हाँ, कितना लीजिएगा? 3 into 10 to the power 8। याद है? याद है? Yes, sir. अच्छा, अब सुनिए मेरी बात, मैं आपको अल्टरनेटिव सब बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ दिया है। कभी कभी क्या होगा, आपको एक लाइन देगा 100 वाट की बल्ब है, वो न्यूमेरिकल देगा 100 वाट की बल्ब है, वो 10 फोटोन इमिट्स किया इन 10 to the power -9 सेकंड में। 9 सेकंड। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। तीसरा फार्मूला याद रखिए जिस पर स्टूडेंट की नजर नहीं रहती, एच फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं 1/t। अगर न्यूमेरिकल में टाइम दे दिया तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी ना 1/t से। बोलिए ना, गवाही तो दीजिए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. जबकि स्टूडेंट को याद रहता है लेकिन वो रटे रहते हैं, फ्रीक्वेंसी एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा, पिकोमीटर में, वो टाइम पीरियड पर उनका ध्यान नहीं जाता। आपको हर तरह का न्यूमेरिकल आना चाहिए। एच न्यू, वेवलेंथ दिया रहा है तो एस सी बाई लेमडा, टाइम पीरियड दिया रहा है तो एच बाई टी। अरे बोलिए ना, सब लोग गवाही तो दीजिए। हेलो एवरीवन। किसी को लगता नहीं आया तीसरा फार्मूला समझ में? किसी को नहीं आया? बोलिए। आगे से हाँ, अब आइए शॉर्ट ट्रिक्स।
सुनिए अच्छे से। अच्छा पहले शॉर्ट ट्रिक्स मत सर लीजिए। थर्ड फॉर्मूला दोबारा से बता। हाँ हाँ हाँ, ये बात हुई ना, ऐसे पूछिए। वेरी गुड। देखिए देखिए अमन अभी मैंने बताया था ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/t होता है, पढ़ाया था ना अभी, फ्रीक्वेंसी 1/t। यस सर। हाँ तो देखिए अमन h रहने दीजिए, देखिए h रहने दीजिए, आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं 1/t, देखिए h/t आ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। हाँ तो ये कब इस्तेमाल कीजिएगा? जब न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड दे दे, अब झट से h/t कर दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी दे दे तो h म्यू कर दीजिएगा, वेवलेंथ दे दे तो c/λ। न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आएगा। ये तीनों टर्म याद रखिए। ओके अमन? यस सर। वेरी गुड। चलिए शॉर्टकट अभी नहीं बताऊंगा, रुक जाइए। यहाँ तक लिख लिया? हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा बताइए, एक लास्ट लाइन लिख लीजिए। ये सर ये तो एक क्वांटम की एनर्जी है ना, आपको कहा जाएगा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, कहेगा बल्ब 10 फोटोन इमिट्स किया। ये तो 1 फोटोन की एनर्जी आपने सर बताई है ना। और से सुनिए, और से सुनिए, मेरे साथ साथ लिखिए एनर्जी इमिटेड, मेरे साथ साथ लिखिए सारे लोग। प्रियांशी, सब लोग समझ में आ रहा है ना? श्रेष्ठा आप भी बोलिए। बाय अ बॉडी, हाँ, is always an integral multiple of one quantum मतलब फॉर जनरल फार्मूला याद रखो NH म्यू। n यहाँ पर क्या है जल्दी बताओ? n यहाँ पर क्या है जल्दी बताओ? नंबर ऑफ फोटोन। एक फोटोन होगा तो h म्यू, 2 फोटोन होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना। जल्दी बोलो अमन, सब लोग बोलो। यस सर। यस सर। हाँ ये क्वांटम भी लिख लीजिए। अब चलिए मैं शॉर्ट ट्रिक्स पर आता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स पर आता हूँ, सारे लोग ध्यान दो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैं दूसरा फॉर्म भी बता देता हूँ। वन क्वांटम का फॉर्मूला इसमें n पॉइंट 2 से 1 से ज्यादा होगा तो NH म्यू लगा दीजिए, से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए n मैंने लगा दिया। NH म्यू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन या क्वांटम। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। थैंक यू। ठीक है, अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। मेरी आदत है मैं थोड़ा बेसिक से आपको बता देता हूँ, सारे लोग बताइए एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जल्दी बताइए। केमिस्ट्री में एक और यूनिट याद रखिए, मैं इसलिए इसको स्पेशली पढ़ा रहा हूँ कि आपको काम देगा और बोर मॉडल में भी काम देगा। एक को कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी की यूनिट क्या होती है जल्दी बताइए। दूसरी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। कहीं पर लिखा रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या बोलेंगे? एनर्जी की यूनिट है। कुछ तो बोलिए, आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. और ये रिलेशन याद रखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, जल्दी बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1.6। हाँ यही है ना जो मैंने लिखा है स्क्रीन पर, यही होता है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यस। हाँ मैं इसलिए बताया कि वही वैल्यू याद रख लीजिए बस, कूलम की जगह जूल कह लीजिए। आप कभी भूल पाएंगे? बोलिए, इसलिए मैंने जानबूझ के बता दिया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है ना उतना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बोलिए आया सबको? हेलो एवरीवन, ये रिलेशन याद रहेगा? हाँ अब सुनिए, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना SC/λ वाला, तो सर सुनिए अच्छे से, H और C ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। H तो हमेशा 6.626 × 10⁻34 रहेगा। तो आप एक ट्रिक्स याद रखिए, 19.86 मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, -26। और लेमडा हमेशा मीटर में लेमडा अगर मीटर, इसकी यूनिट यहाँ पर जूल होगी। अगर लेमडा मीटर में है, अब देखिए एच तो हमेशा यही रहेगा ना। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? -34 × 3 ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। अरे बोलिए। यस सर। तो आप
दोनों की वैल्यू का मल्टीपल याद रख लीजिए 19.86 10 टू द पावर -26 19.8 ना याद रहे तो कोई बात नहीं, आप दोनों की वैल्यू लिख दीजिए, लेकिन मैंने शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूँ। लेकिन लेमडा किस में लेंगे आप, मीटर में कि एंगस्ट्रॉम में कि पिकोमीटर में कि नैनोमीटर में, जल्दी बोलिए किस में लेंगे, मीटर में। मीटर। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और अच्छे से आएगा। और इसका शानदार, कभी ऑब्जेक्टिव में अप्रोक्स आंसर लाने के लिए क्या कीजिएगा, इसको 20 लिख सकते हैं, जैसे 20 लिखिएगा 2 कर दीजिए, और 2 कर दीजिएगा तो एक माइनस घट जाएगा, ये भी लिख सकते हैं। बोलिए आया कि नहीं आया, ये सब है शॉर्ट, ये है एक्यूरेट वैल्यू 19.86 को 20 लिख सकते हैं। तो बताइए सॉल्व होके यही ना आएगा 2 × 10 टू द पावर -25, जोर से बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. ये सब ट्रिक्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, ना आता कोई बात नहीं, एचसीसी की वैल्यू। मैं एक बात करूं, न्यूमेरिकल आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। अब आइए और शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो देखिए, आप देखिए E is equal to, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, E is equal to याद रखिएगा 1240 बाई लेमडा, क्या याद रखिएगा जल्दी बताइए, 1240 बाई ऑब्जेक्टिव अप्रोच है 1240 बाई लेमडा, लेकिन यहाँ लेमडा नैनोमीटर में लीजिएगा, लेकिन यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखिएगा, याद रखिए। जूल में लेना है तो 19.86 मीटर, याद रखिए। एक और शॉर्ट ट्रिक, बस ज्यादा शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, 1240 ही याद रखिए, एक जीरो बढ़ा दीजिए, और लेमडा अगर एंगस्ट्रॉम में रहे ये रहे, ये आपको काम, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, जानते क्या कह देगा, 31 नैनोमीटर है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, काहे को जाइएगा उतना कैलकुलेट करने, 1240 लिखिए, नैनोमीटर में सबने कहा था 31 नैनोमीटर है, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, दिस इज द आंसर। आप क्यों जाइएगा एससी बाई लेमडा लिखने, फिर नैनोमीटर को इसमें कन्वर्ट करने। बोलिए आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बता दें, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, तो मैं न्यूमेरिकल में और इसको और अच्छे से समझाऊंगा, ये तीन डिटेल मेथड तो आपसे हो ही जाएगा, सब आपको न्यूमेरिकल में समझा दूंगा मैं दोबारा, ये शॉर्ट ट्रिक सब याद रखिए। चलिए, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया हो बोलिए, सबको आया समझ में, ये फार्मूला का यूज सब समझ, हाँ हाँ, हेलो एवरीवन, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए मैं बेसिक क्वेश्चन से शुरू करूंगा,
आपको सब आ जाएगा। सबसे क्वेश्चन नंबर 1, पीएम का मतलब समझ गए? Sir, picometer. तो देखिए इसमें कोई, आप देखिए कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, प्लीज सुनिए कैसे क्वेश्चन कीजिएगा। अगर ये स्कूल के एग्जाम में आया, मान लीजिए स्कूल में, जैसे आपको एनर्जी ऑफ फोटोन कहा Sc/λ, देखिए कैसे इस्तेमाल कीजिएगा, सुनिए अच्छे से। स्कूल के एग्जाम में आप पूरी वैल्यू इस तरह लिख दीजिएगा, मेरी बात सुनिए अच्छे से, मेरी स्क्रीन को देखिए। लेमडा कितना है जल्दी बताइए? 3000 इंटू 10⁻⁻12 मीटर लिखेंगे ना, SI यूनिट जूल में निकालना है, मीटर में लिखेंगे। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। बस जहां अपने आप कैंसिलेशन हो जाए तो बताइए साइंटिस्ट लोग, आप दोनों से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कर लीजिए कि 19.86 10⁻⁻, कितना हो जाएगा बताइए? अभी बताएगा 26, ये क्या हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻9, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 6.626 6.626 इंटू 10⁻, ऊपर ले जाइए, कितना हो जाएगा -17, कितना हो जाएगा -17। कुछ बोल ही नहीं रहे। हेलो एवरीवन, आया समझ में? Yes, sir. ना का आए तो डायरेक्ट कर लीजिए, जहां पर आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, आसान लगे, कोई बात नहीं। 19.86 मत याद रखिए, मैं हर चीज बता देता हूँ आपको। देखिए 6.626 कहने दीजिए, बात तो वही हो जाएगी। और 10⁻⁻, ये कितना हो जाएगा -26 से कितना हो जाएगा -80 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 30 कैंसिल -9। तो 10 इंटू -12 हमने से मीटर में लाने के लिए करा है। हाँ, तो फिर क्यों नहीं करेंगे मीटर में? SI यूनिट में, हर चीज SI यूनिट में लाई जाती है, मालूम है ना आपको? ओके सर। आया समझ में, हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा ये तो गलत हो गया ना, ये तो 34 हो गया ना, तो इधर कुछ गलत लग रहा है, -26। शॉर्टकट से भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, लाइस से भी कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। आया सबको समझ में? अमन, प्रियांशी, श्रेष्ठा, सबको समझ में आया? यस सर। पर अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, पहले तो बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए। Yes, sir. Written. चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन, Thank you, थैंक sir. यू एवरीवन। हाँ, यस, थैंक यू।